हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विक्ट्री आईएएस। आई एम यूनिश अली। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर 2 इयर्स की एक सीरीज़ चला रहे हैं, तो जिसमें लास्ट 2 इयर्स के करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू द वेरियस सेक्टर, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, तो उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग स्टॉक मार्केट्स के जो आपके करंट अफेयर्स हैं इन लास्ट 2 इयर्स, उसको हम लोग देखेंगे। तो जो हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग द सेबीज गाइडलाइन ऑन प्रोडक्ट्स ऑफरिंग बाय ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स। तो जो आपके बॉन्ड्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑनलाइन, वो जो आपको बॉन्ड प्रोवाइड्स कर रहे हैं, उसके लिए सेबी ने कुछ आपके गाइडलाइंस इशू करी है। तो सेबी द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ इशूड न्यू गाइडलाइंस फॉर द ऑनलाइन बोर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स टू एंश्योर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन बॉन्ड मार्केट। तो क्या की प्रोविजंस है? सबसे पहले इन्होंने रिस्ट्रिक्शन करी ऑन प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। तो जो आपके ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं, उनको प्रोहिबिट किया गया है टू फ्रॉम ऑफरिंग द प्रोडक्ट्स अदर देन लिस्टेड डेब्ट सिक्योरिटीज़। तो जो आपकी जो लिस्टेड डेब्ट सिक्योरिटीज़ हैं, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट आप ऑफर नहीं कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें एनहेंस करना है मार्केट इंटीग्रिटी को और प्रिवेंट करना है हमारे इन्वेस्टर एक्सपोजर टू द अनलिस्टेड एंड अनरेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को। तो जो अनलिस्टेड है, अनरेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, उनके में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं उस एक्सपोजर को हमें कम करना है। बट कौन सी परमिसिबल सिक्योरिटीज़ हैं? तो जो आपके ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडर्स हैं, वो ऑफर कर सकते हैं फॉलोइंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ट्रेजरी बिल्स को, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो आपके लिस्टेड हैं, फिर आपके जो लिस्टेड म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज़ हैं, या फिर लिस्टेड सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो भी आपके लिस्टेड है, ऑथेंटिकेटेड है, उनको आप अपने प्लेटफॉर्म पर ऑफर कर सकते हो। फिर उसने रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट की भी बात करी है। तो आपके जो ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हैं, दे मस्ट रजिस्टर एज अ स्टॉक ब्रोकर्स इन डेब्ट सेगमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। फिर they have to ensure adherence to the regulatory norms, professional standards and investor protection। तो आपको जो भी आपके ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं, उनको स्टॉक ब्रोकर्स की तरह रजिस्टर होना पड़ेगा, और उसके बाद आपके जितने भी रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस के रिलेटेड जो भी नॉर्म्स हैं, उनको अडहर करना होगा। कॉन्सिक्वेंस होंगे क्या होंगे अगर नॉन कंप्लाइंस के, अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो non-compliance will lead to the cessation of operation related to such offering, and it will reinforce the SEBI's commitment to the market discipline and investor safety। तो अगर जो आपके ऑनलाइन बॉन्ड पॉलिसी प्रोवाइडर्स हैं, वो अगर इसको नहीं फॉलो करते हैं, तो उनके जो ऑपरेशन है उसको सीज कर दिया जाएगा। इसमें फिर आपके ब्रांड नेम के प्रोटेक्शन की बात करी गई है। तो इट विल प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड यूसेज ऑफ ओबीबीज नेम्स और ब्रांड बाय होल्डिंग सब्सिडियरीज एसोसिएट कंपनीज फॉर अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स। तो यानी कि जो आपके ओबीबीज का नाम है या ब्रांड है, उसको कोई और, जैसे कि उनकी कोई होल्डिंग होगी या एसोसिएटेड कंपनीज होगी, वो अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। एम क्या है? हमें प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट को एंड ब्रांड ऑथेंटिसिटी को। तो जो सबसे मेन हमारी प्रायोरिटी है ब्रांड, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनका प्रोटेक्शन। सिग्निफिकेंस क्या है? ये क्या करेगा? आपकी बॉन्ड मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एनहेंस करेगा। उसके साथ साथ ये आपके जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है उसको भी एनहेंस करेगा, क्योंकि आप लिस्टेड कंपनीज में आप डाल रहे हो, अनलिस्टेड से एक्सपोजर कम हो रहा है। तो इट विल इंश्योर बाई ओनली रेगुलेटेड ऑफरिंग्स एंड ट्रेडेड। तो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारी बॉन्ड मार्केट में। उसके बाद ये अलाइन करेगा इंडियाज बॉन्ड मार्केट ऑपरेशन विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके साथ भी अलाइन कर रहा है हमारा। फिर ये हमारा स्ट्रेंथन करेगा हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और कर्ब करेगा मिसयूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी। बट इसमें भी कुछ हमारे चैलेंजेस होंगे। तो कौन कौन से हमारे पास चैलेंजेस हैं? जैसे कि कंप्लायंस कॉस्ट मे राइज फॉर द स्मॉल ओबीबीज। तो जो आपके स्मॉल ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं, तो उनके लिए कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। फिर ट्रांजिशन फ्रॉम अनरेगुलेटेड टू द रेगुलेटेड फ्रेमवर्क मे कॉज टेम्परेरी डिसरप्शन। तो जब आप ट्रांजिशन होता है तो उसमें कुछ टेम्परेरी डिसरप्शंस हो सकते हैं। फिर नीड फॉर द रोबस्ट मॉनिटरिंग टू डिटेक्ट द इनडायरेक्ट वॉल्यूशन। तो जो आपके इनडायरेक्ट वॉल्यूशन है उसको मॉनिटर करने के लिए भी हमें एक रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड क्या रख सकते हैं हम लोग इसके लिए? वे हेड तो हमें एनकरेज करना है
इन्वेस्टर एजुकेशन ऑन लिस्टेड वर्सेस अनलिस्टेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को हमें स्ट्रेंथन करना है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेबी, स्टॉक एक्सचेंज एंड फिनटेक प्लेटफॉर्म्स को। साथ में हमें डेवलप करेंगे हम लोग ऑटोमेटेड कंप्लायंस टूल्स को टू एंश्योर सीमलेस एंड एडहेरेंस टू द गाइडलाइंस। यूपीएससी रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा सकता है सेबीज रोल इन रेगुलेटिंग द कैपिटल मार्केट। फिर कुछ कॉन्सेप्ट जैसे लिस्टेड सिक्योरिटीज, डेब्ट मार्केट, स्टॉक ब्रोकर रजिस्ट्रेशन, उस पर भी सवाल आ सकता है। मेंस में GS3 पेपर में इकोनॉमिक सेक्शन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि स्टेप्स टेकन बाय सेबी टू एनहांस द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मार्केट ट्रांसपेरेंसी, वहाँ पर हम इसको एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे कि डिजिटल रेगुलेशन इन इंडियाज फाइनेंशियल मार्केट, तो वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है दैट इज सेबीज स्कोर्स प्लेटफॉर्म। तो जो सेबी है उसने कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम बनाया है, स्कोर्स प्लेटफॉर्म। तो इन मई 2023 सेबीज स्कोर्स दैट इज सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम प्लेटफॉर्म रिजॉल्व अराउंड 2457 इन्वेस्टर कंप्लेंट्स अगेंस्ट कंपनीज एंड मार्केट इंटरमीडिएटरीज, highlighting its role in strengthening the investors protection and market transparency। पर्पस क्या है? हमें इनेबल करना है इन्वेस्टर्स टू लॉन्च कंप्लेंट्स ऑनलाइन अगेंस्ट लिस्टेड कंपनीज एंड सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज। तो आप अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जिसने अपना पैसा लगाया है और उसकी कोई कंप्लेंट्स हैं अगेंस्ट किसी कंपनी के, और या फिर कोई आपका रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी है, तो उसके खिलाफ आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो ऑनलाइन थ्रू दिस पोर्टल। ये क्या करेगा? स्ट्रीमलाइन करेगा हमारे ग्रीवेंस रिड्रेसल को, और ये एनहेंस करेगा हमारी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इन सिक्योरिटी मार्केट। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये आपको डिजिटल एक्सेस देता है इन्वेस्टर्स को कि दे कैन फाइल देयर कंप्लेंट्स ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ सेंडिंग फिजिकल लेटर। तो आपको फिजिकल लेटर देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन जा सकते हो और वहाँ पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जो कंप्लेंट्स हैं कंप्लेनेंट्स ही कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर कंप्लेंट्स ऑन द पोर्टल। तो वो उसका स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि क्या उसको किस स्टेज पर है, कैसे उसको रिड्रेस किया जा रहा है। फिर इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ रेजोल्यूशन टाइमलाइन। तो जो आपका कंप्लेन है उसको रिजॉल्व करने की भी एक टाइमलाइन बनाई गई है। तो जो कंपनीज हैं या फिर इंटरमीडिएटरीज हैं दे आर रिक्वायर्ड टू रेस्पॉन्ड विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड सेट बाय द सेबी। तो अगर आपकी किसी कंपनी के खिलाफ अगर आप कंप्लेन करते हो या फिर किसी इंटरमीडिएटरीज के खिलाफ आप कंप्लेन करते हो तो उनको रेस्पॉन्ड करना होगा विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, यानी कि उनको अपनी साइड रखने की भी मौका दिया जाएगा। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि ये सेंट्रलाइज डेटाबेस हो रहा है जो कि इंश्योर करेगा आपकी क्विक प्रोसेसिंग और मॉनिटरिंग बाय सेबी। बट इसकी आपकी कुछ लिमिटेशंस रहेंगी, जैसे कि स्कोर्स डज नॉट एंटरटेन कंप्लेंट अगेंस्ट अनलिस्टेड एंड डीलिस्टेड कंपनी। तो यहाँ पर आप जो अनलिस्टेड कंपनी है, डीलिस्टेड कंपनीज है, उसके खिलाफ आपकी कोई कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं करता है स्कोर्स। फिर आपकी जो सिक कंपनीज हैं या फिर और दोज अंडर द मोरेटोरियम ऑर्डर्स, उनके खिलाफ भी कोई कंप्लेंट नहीं लेगा ये। कंपनीज स्ट्रक ऑफ बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, तो यानी कि अगर कोई कंपनी स्ट्रक डाउन हो गई है, सिक कंपनी है, अनलिस्टेड है या डीलिस्टेड कंपनीज है, उसकी कंप्लेंट स्कोर्स नहीं लेता है। यूपीएससी रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपसे आ सकता है कि सेबीज फंक्शंस एंड एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स पे आपसे कुछ सवाल पूछा जा सकता है, स्कोर्स फुल फॉर्म और उसका पर्पस पूछा जा सकता है। मेंस की अगर हम बात करें तो GS3 पेपर में इकोनॉमिक सेक्शन में आपको इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रोल ऑफ सेबी इन प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स एंड रेगुलेटिंग द कैपिटल मार्केट, तो वहाँ पर आप इसको एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हो। फिर यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर द गवर्नेंस एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल, तो वहाँ पर आप ये केस स्टडी स्कोर्स के आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इसने 2457 कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कराए ऑनलाइन, तो यहाँ पर आप इसको यूज़ कर पाओगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल दैट इज 20th फाउंडेशन डे ऑफ निक्सी, यानी कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो इसका क्या हुआ है, रिसेंटली इन्होंने अपना 20th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया है। ये इस्टेब्लिश हुआ था जून 2003 में, और इट इज़ मार्किंग इट्स 2 decades ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियाज इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो आपका 20th फाउंडेशन डे था, इसकी जो थीम थी वो थी आपकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, नीड फॉर इंडिया एंड द ग्लोब। फोकस क्या था, ऑन लेवरेजिंग द डिजिटल टूल्स टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, इनोवेशन एंड ग्लोबल डिजिटल इंटीग्रेशन।
नेक्सी के बारे में अगर हम देखें तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुआ है आपकी 19 जून 2003 में। नेचर क्या है इसका? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम मेटी भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये स्ट्रेंथन करता है इंडियाज इंटरनेट इकोसिस्टम को बाय इनेबलिंग एफिशिएंट राउटिंग, डिजिटल आइडेंटिटी एंड आईपी रिसोर्स मैनेजमेंट। कौन कौन सी सर्विसेज देता है नीबी? सबसे पहले इंटरनेट एक्सचेंज, यानी कि ये फैसिलिटेट करता है डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक एक्सचेंज को अमॉन्ग द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जिससे कि हमारी स्पीड और कॉस्ट रिड्यूस होता है, और स्पीड इंप्रूव होती है और कॉस्ट रिड्यूस होता है। सेकेंड फंक्शन क्या है? आपने डॉट इन रजिस्ट्री सुना होगा, तो ये जो है ये निक्सी मैनेज करता है। तो इट मैनेज द इंडियाज कंट्रीज कोड टॉप लेवल डोमेन, जो कि डॉट इन है, एंड प्रमोटिंग अ डिजिटल आइडेंटिटी फॉर इंडियन सिटीजन एंड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड सर्विस है आपकी IRINN, यानी कि इंडियन रजिस्ट्री फॉर द इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स। तो ये फंक्शन एज अ नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री टू एलोकेट IPv4 एंड IPv6 एड्रेसेस इन इंडिया। तो जो आपके IPv4 हैं और IPv6 एड्रेसेस हैं, ये निक्सी प्रोवाइड करवाता है। फोर्थ सर्विस क्या है इसकी? निक्सी CSE डेटा सर्विस लिमिटेड। तो इट प्रोवाइड्स डेटा स्टोरेज एंड क्लाउड सॉल्यूशन फॉर द गवर्नमेंट एंड सिटीजन सर्विसेज। सिग्निफिकेंस क्या है? इट स्ट्रेंथन्स द इंडियाज इंटरनेट बैकबोन एंड डेटा सोवरेनिटी। फिर ये हमारी रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इंटरनेट एक्सचेंज को, क्योंकि हमारे पास खुद का अपना है। फिर हम लोग प्रमोट करेंगे इसे अफोर्डेबल, फास्टर एंड सिक्योर इंटरनेट एक्सेस अक्रॉस इंडिया को। लास्ट सिग्निफिकेंस हम कह सकते हैं कि इट विल एड्स इन डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव बाय एनहेंसिंग द डोमेस्टिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस ऑफ निक्सीज रोल इन इंटरनेट गवर्नेंस। तो काफ़ी लोगों को निक्सी के रोल के बारे में पता ही नहीं है, उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। नेक्स्ट चैलेंज है हमारे पास नीड फॉर द ग्रेटर आउटरीच टू द रूरल ISP एंड द लोकल एंटरप्रेन्योर्स। तो जो आपके रूरल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या फिर लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उधर तक इसकी रीच नहीं है अभी। नेक्स्ट चैलेंज है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इश्यूज अमॉन्ग मल्टीपल डिजिटल इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स। तो आपके मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। वे फॉरवर्ड क्या रख सकते हैं हम लोग? सबसे पहले हमें एक्सपेंड करना है अपने रीजनल इंटरनेट एक्सचेंज को टू द Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ के लिए। फिर हमें प्रमोट करना है IPv6 अडॉप्शन थ्रू द अवेयरनेस एंड इंसेंटिव्स। तो हमें जितना ज़्यादा हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उतना बेटर है। थर्ड, हम एनहेंस कर सकते हैं अपनी साइबर रिजिलियंस एंड इंटरऑपरेबिलिटी को अक्रॉस डेटा प्लेटफॉर्म। UPSC रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में जो आपसे पूछा जाता है ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ निक्सी पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म एंड कंपोनेंट्स आपके निक्सी के। सेक्शन 8 कंपनीज जिसमें मीनिंग एंड फीचर्स हैं, उस पर भी प्रीलिम्स से सवाल बनाया जा सकता है। मेंस में GS पेपर 3 साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी, इस पर आपका आ सकता है क्वेश्चन, या फिर आप इस नॉलेज को यूज़ कर पाओगे। जैसे कि मान लीजिए रोल ऑफ निक्सी इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस एंड डेटा लोकलाइजेशन इन इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है डिफरेंशिएटिंग लिस्टिंग कंडीशन एंड कंडीशंस ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट अंडर SCRA। तो बेसिकली क्या है, हमारे अभी लीगल एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने हाईलाइट करा है एक की डिफरेंस बिटवीन लिस्टिंग कंडीशन एंड कंडीशन ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956। क्योंकि अभी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है ओवर द सेबीज पेनल्टी पावर कि भाई लिस्टिंग कंडीशन और कंडीशन ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट में ये जो कीवर्ड्स हैं इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम की डिस्टिंक्शन की बात करें तो लिस्टिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन दैट अ कंपनी मस्ट मीट फॉर इट्स सिक्योरिटीज टू बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मतलब अगर कोई कंपनी है, वो अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहती है तो कुछ कंडीशंस होंगी, उसको फुलफिल करना होगा। इसका जो रिलेवेंट सेक्शन है SCRA में वो है सेक्शन 23E। दूसरा जो टर्म है वो है हमारा कंडीशंस ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर एग्रीड अपॉन बिटवीन लिस्टेड एंटिटीज एंड स्टॉक एक्सचेंज।
तो यानी कि जब आपके लिस्टेड कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंज है उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर का। तो जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल पब्लिक पीरियोडिक डिस्क्लोजर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो ये आपको डिस्क्लोज करने होंगे। तो ये मीनिंग होती है कंडीशंस ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट की। इसका जो रिलेवेंट सेक्शन है आपका एससीआरए में वो है सेक्शन 23 सब सेक्शन 2। सेबीज इंटरप्रिटेशन क्या है? सेबी हैज इन्वोक्ड द सेक्शन 23E इवन इन द लिस्टिंग एग्रीमेंट केस। एग्जाम्पल सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, मैन इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, IFGL रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड और विंसम यार्ड्स लिमिटेड। सेट्स आपकी है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। दे हैव एक्सप्रेस द डिससेटिस्फैक्शन विद द सेबीज रिपीटेड रेजिलियंस ऑन सेक्शन 23E डिस्पाइट हिज अर्लियर रूलिंग इन द सुजलॉन केस। तो जो सेट है जो कि सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स होती है, सेबी की अगर आपके ऑर्डर से उसके खिलाफ अगर आप अपील करते हो तो आप सेट में जाते हो। उन्होंने अपना एक डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया है इन दिस सेबीज इंटरप्रिटेशन। यूपीएससी रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो सेक्शंस पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। एससीआर इज रिलेटेड टू द पेनल्टीज एंड सेबीज रेगुलेटरी पावर्स। मेंस GS3 में इकोनॉमिक्स में आपका आ सकता है जैसे इम्प्लीकेशन ऑफ ओवर रेगुलेशन एंड लीगल इंटरप्रिटेशन इन कैपिटल मार्केट गवर्नेंस। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है हमारी काउंटर वेलिंग ऑन सस्टेनेबल स्टील इंपोर्ट। तो अभी क्या हुआ है, इंडिया इज कंसिडरिंग द री इंट्रोडक्शन ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटीज ऑन स्टेनलेस स्टील imports to protect the domestic manufacturer from the subsidized foreign competition। और इसमें आपके जो डायरेक्टरेट जनरल हैं ऑफ ट्रेड रेमेडीज, इन्होंने रिकमेंड करी है अराउंड 19% ड्यूटी और प्रपोजल को सपोर्ट किया गया है बाय द स्टील मिनिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती क्या है। तो देखो बेसिकली क्या है, लेट्स से ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया की टेरिटरी है। यहाँ पर हमारी कोई डोमेस्टिक कंपनीज होंगी, लेट्स से एक आपकी डोमेस्टिक कंपनी है ए, कुछ आपकी लेट से फॉरेन कंपनीज है, मान लीजिए US है, यहाँ पर एक आपकी कंपनी है B। अब ये मान लीजिए आपके कोई एक प्रोडक्ट बनाती है, लेट से क्लॉथ बनाती है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि ये क्या कर रहे हैं, आपके T-शर्ट्स बनाते हैं। इंडिया में भी है आपकी कंपनी है, वो भी आपके T-शर्ट्स बनाती हैं, ओके। बट इंडिया की जो T-शर्ट है उसका लेट से अज्यूम 100 रुपीज़ है, वो अपना 100 रुपये में बेचते हैं। बट जो अमेरिका की लेट से जो कंपनी है वो क्या कर रही है, अपनी T-शर्ट इंडिया में जब इंपोर्ट कर रही है तो वो 50 रुपये में बेच रही है। कॉस्टिंग उसको भी लेट से ऐसा नहीं है कि उसको कॉस्टिंग सस्ते पर वो पड़ रही होगी, उसको कॉस्टिंग पड़ रही है, बट वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ सब्सिडीज दी हैं, कुछ उनको इंसेंटिव्स दिए हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, उस T-शर्ट की कॉस्ट क्या हो रही है, कम पड़ रही है। और यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये यहाँ पर इंडिया में एंटर करेगी और वो 50 रुपीज़ में जब सेल आउट होगा और इंडिया में जो T-शर्ट बन रही है वो 100 रुपीज़ की बन रही है, तो सबसे ज़्यादा सेल किसकी होगी, डिमांड किसकी बढ़ेगी, इस वाली कंपनी की, अमेरिकन कंपनीज की T-शर्ट की, क्योंकि वो सस्ते में पड़ रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पर इम्पैक्ट हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई आप जो 50 रुपीज़ में आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो इसको हमें कंट्रोल करना है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, हम लगाएंगे इस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ताकि इस पर क्या हो कि जो 50 रुपये की है जब ये इंडियन मार्केट में जाए तो ये 100 रुपये की हो जाए। तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया ना इंडिया और इसके साथ। अब यहाँ पर लोग क्वालिटी देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए हम लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी का। तो कंटेक्स्ट क्या है तो CVD जो है आपकी काउंटर वेलिंग ड्यूटी है ऑन स्टेनलेस स्टील वाज विड्रॉन इन द यूनियन बजट 2021 एंड 2022। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स स्पेशली SMEs have since faced intense competition from the cheap imports mainly from China and Russia। तो चाइना हो गया, रशिया हो गया, वहाँ से क्या होता है चीप इंपोर्ट्स आता था। तो जो आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे, स्पेशली जो आपके स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस होते हैं, वो कंपटीशन फेस कर रहे थे। फिर क्या हुआ, आफ्टर सैंक्शंस ऑन रशिया, जैसे कि पोस्ट यूक्रेन इन्वेजन, रशिया रीडायरेक्टेड एक्सपोर्ट्स टू इंडिया एंड फर्दर स्ट्रेनिंग द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। तो रशिया फिर से एक्सपोर्ट करने लगा। डिस्पाइट चाइनाज री ओपनिंग पोस्ट कोविड, द स्टील कंजम्पशन इन चाइना रिमीन्स लो, कीपिंग द एक्सपोर्ट वैल्यूज टू द इंडिया हाई। तो यानी कि जो चाइना था उसने भी अपना पोस्ट कोविड के बाद जब अपना जो कंजम्पशन था वो इसका कम रहा और उसको क्या करने लगा, ये एक्सपोर्ट करने लगा इंडिया की तरफ ज़्यादा। इससे इंडिया को इम्पैक्ट पड़ने वाला लोकल हमारे।
ठीक है, तो वही चीज़ है। व्हाट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी, तो ये हमने देख ही लिया है। तो इज अ टैरिफ इम्पोज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट द सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज दैट गिव देयर इंडस्ट्रीज एन अनफेयर एडवांटेजेस। तो वहाँ की इंडस्ट्रीज को लोकल गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडीज वगैरह दे रही है जिससे उनके प्राइसेस कम हो रहे, अनफेयर एडवांटेजेस मिल रही है और हमारी डोमेस्टिक कंपनीज जो है उसको इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग टैरिफ इम्पोज करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट द लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। इम्पैक्ट क्या होता है ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री का? तो इससे क्या होगा, जो आपके चीपर इंपोर्ट्स हैं दे हैव फ्लडेड द मार्केट एंड रिड्यूसिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन स्टील मेकर्स। तो जो आपके इंडियन स्टील मेकर्स हैं तो चीप इंपोर्ट से आपके क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस हो गई थी। फिर आपके जो मैनी एसएमईज हैं, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, रिड्यूस्ड कैपेसिटी और शट डाउन हॉल्टिंग द एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्लान्स। तो कई सारे जो छोटे थे वो तो कॉम्पिटिशन लड़ ही नहीं पा रहे हैं रशिया की, चाइना की बड़ी कंपनी से, तो वो क्या हो गया, शट डाउन हो गए। ठीक है, एक्सपेंशन हॉल्ट हो गया। अब जिससे क्या हुआ, उनके एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट कर रही थी वो भी आपके इम्पैक्ट होने लगी। फिर आपके जो फर्म्स थे शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग टू द ट्रेडिंग रोल्स अफेक्टिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड द जॉब क्रिएशन। तो जो फर्म्स थे कुछ, उन्होंने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग की जगह वो ट्रेडिंग रोल्स पे चले गए। तो यानी वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें बाहर से जब सस्ता पड़ रहा है, हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे, हम मैन्युफैक्चरिंग क्यों करें। वो ट्रेडिंग रोल्स पे चले गए, वो ट्रेड करने लगे। तो इससे क्या हो गया, हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और जॉब क्रिएशन है उस पर इफेक्ट पड़ने लगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है काउंटर वेलिंग का, ड्यूटी लगाने का? तो ये क्या करेगी, रिवाइव करेगी हमारी एसएमई स्टील प्रोड्यूसर्स को, उसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट करेगी हमारे डोमेस्टिक जॉब इन्वेस्टमेंट्स को और स्ट्रेंथन करेगी हमारे मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत ऑब्जेक्टिव को। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे साथ। तो क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं, जैसे कि पॉसिबल इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट फॉर द डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज, एग्जांपल ऑटो एंड कंस्ट्रक्शन, तो वो हो सकता है। इट मे ट्रिगर द ट्रेड टेंशन विद एक्सपोर्टिंग नेशंस, तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं रशिया और चाइना, उनके साथ टेंशन बढ़ सकते हैं। वो कहेंगे भाई आपने हमारे जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज है, उस पर आपने काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी, तो ये एक इम्पैक्ट पड़ सकता है आपका। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, देयर इज अ नीड फॉर द पीरियोडिक रिव्यू टू एंश्योर द कॉम्पिटिटिवनेस विदाउट ओवर प्रोटेक्शन। तो देखो हमें यहाँ पर बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं है कि हमें जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं उसको हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, भाई उनको भी तो हमें बाहर लेकर आना है, कॉम्पिटिशन करवाना है। तो हमें पीरियोडिक रिव्यू करते रहना है ताकि हम बैलेंस करवा पाएँ कॉम्पिटिटिवनेस एज वेल एज ओवर प्रोटेक्शन में। कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट कर दें और वो कॉम्पिटिटिवनेस जो स्किल है, कैपेसिटी है, वो उनकी खत्म हो जाए। वे फॉरवर्ड क्या रख सकते हैं, वे अहेड क्या रख सकते हैं कि हमें अडॉप्ट करना है बैलेंस बिटवीन द ट्रेड प्रोटेक्शन अलाइन विद WTO रूल्स। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें आपके WTO रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर हम एनकरेज करेंगे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को एंड स्केल एफिशिएंसी इन डोमेस्टिक स्टील यूनिट्स। तो जो हमारे डोमेस्टिक स्टील यूनिट्स हैं वहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, स्केल एफिशिएंसी और हमें एफिशिएंसी को स्केल अप करना है। हमें एनहेंस करना है अपने एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को थ्रू PLI स्कीम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। यूपीएससी रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो क्या है आपकी, तो प्रीलिम्स में आपसे डेफिनेशन एंड फंक्शन पूछी जाती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी की, कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी का क्या मतलब है, क्या फंक्शन है। फिर आपसे रोल ऑफ DGTR जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड स्टील मिनिस्ट्री भी पूछी जा सकती है। मेंस की अगर हम बात करते हैं तो GS पेपर 3 में इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल ट्रेड में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि डिस्कस द रोल ऑफ CVD इन प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो वहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि जो आपकी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ हैं वो कैसे हेल्प कर रही है आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने में। फिर आपको इवेल्युएट करना होगा इट्स इम्पैक्ट ऑन द ट्रेड बैलेंस, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड WTO कंप्लायंस। तो देखो हम लोग इंटरनेशनल उसमें देखते हैं तो हम लोग WTO के भी मेंबर हैं, हमें WTO के रूल्स को भी मानना है। WTO का क्या रूल्स है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, है ना, कोई किसी टाइप के रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। तो जब हम ये काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगाते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके ट्रेड बैलेंस पर, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पर और साथ में WTO कंप्लायंस पे। तो इस पर भी आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप इसको इवेल्युएट करिए। तो इसको हम लोग यहाँ पर रैप अप करते हैं। आगे हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ आएंगी उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। थैंक यू एवरीवन।